नमस्कार। सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हम देख चुके थे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि फूड का ब्रेकडाउन होना और एनर्जी का रिलीज होना, ये पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। लास्ट क्लास में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी की है और इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं। सो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड अ पेयर ऑफ लंग्स, एंड हम नहीं कह सकते सिर्फ यही पार्ट, ये एक मेजर पार्ट है, लेकिन इसके साथ साथ पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। हमें उनकी एक एक की स्टडी करनी होगी। तो अगर हम देखते हैं कि एयर का पैसेज एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप जो है वो लंग्स में जाता है, वो कैसे ट्रांसफर होता है उसकी हम स्टडी करें तो एट फर्स्ट देखते हैं तो एयर जो है वो हमारी नॉस्ट्रिल के थ्रू एंटर करेगी बॉडी के अंदर। ओके, सो फर्स्ट हम पार्ट कह सकते हैं मेन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जहां से स्टार्टिंग होगी, दैट इज द नॉस्ट्रिल पार्ट। नॉस्ट्रिल, टू नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट। ओके, और ये आगे जाके एयर को ट्रांसफर करेंगे पूरे नेजल पैसेज में। आफ्टर दैट एयर गोज इनटू नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद ट्रांसफर होता है एयर का फेरिंग्स में, ये आपको याद रखना है, फेरिंग्स में ट्रांसफर होगा। उसके बाद एयर ट्रांसफर होगी लैरिंग्स में। लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से आवाज आती है, वो पोर्शन क्या होता है, वो पोर्शन होता है लैरिंग्स। तो फेरिंग्स, और आप कह सकते हो कि ये ट्रैकिया जो है, ये जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर पहले क्या होता है, यहाँ लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स से एयर का ट्रांसफर होता है ट्रैकिया में। ये कार्टिलेजस ट्रैकिया जो है, ये आपको दिख रहा है, ये जो है कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का बना होता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि अगर एयर नहीं है उस कंडीशन में कोलैप्स को रोकती है। अब आगे चलकर आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रैकिया है ये दो भागों में विभाजित हो रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये ट्रैकिया जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंड लेफ्ट लंग और राइट लंग्स में ट्रांसफर होगा, और इन्हें कहा जाता है ब्रोंकाई। दीज आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई। नाउ ब्रोंकाई गोज इनटू द लंग्स, और वहां पर इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं, आगे जाके आप देखेंगे कि और ग्रुप्स में डिवाइड है। दीज सब यूनिट्स आर कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स का जो एंड पार्ट होता है वो एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप कह सकते हो कि अंगूर के गुच्छों के जैसा आपको स्ट्रक्चर होता है। दीज आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। उन्हें क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई कहा जाता है। और एल्वियोलाई के बाद प्रेजेंट होती हैं ब्लड कैपिलरीज, और एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये जो पूरा अगर इतना याद कर लेते हो तो आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो स्टेप्स हैं कि कैसे एयर का एंट्री होती है वो आप इजीली बता सकते हो। सिमिलरली जब एक्सहेलेशन होगा तो आप इसके एरोस को उल्टा कर दो, तो आप एक्सहेलेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। So if we are talking about each and every part, first part is nostril. So there are two nostrils which cover to form a nasal passage. The inner lining of the nostril is lined with hair. अगर हम inner portion देखें nostril का तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ छोटे छोटे बाल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ कुछ म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और उसका काम क्या होता है, एक तो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स अगर हमारी नोज के थ्रू बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो उसे रोकने का काम करता है, उसे प्रिवेंट करता है। सो बोथ म्यूकस एंड हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स out from the inhaled air, and the air is warmed up when it entered the nasal passage. So that is the function of nostril, and presence of hairs as well as mucus which is present inside the nasal passage. Now next part is pharynx. You can see in the diagram that first we discussed about nostrils, nasal cavity. After that air goes into the pharynx. This portion is called as pharynx. So it is a tube-like structure which continues after the nasal passage. After that next portion is called as larynx.
फेरिंग्स के बाद वाला जो पोर्शन होगा उसे कहा है लैरिंग्स. दिस पार्ट कम्स आफ्टर द फेरिंग्स. ये फेरिंग्स के बाद आने वाला पार्ट होता है और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. सो दैट लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. अगर आप ये देखते हैं ट्रैकिया का जो डायग्राम है ट्रैकिया का, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे. तो ये जो रिंग जैसे स्ट्रक्चर हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज. और कार्टिलेजिनस रिंग्स का जो काम है वो क्या होता है, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर. आपने बलून को अगर देखते हो तो बलून का अगर आप उसे फुलाते हो तो वो एकदम फूल जाता है, लेकिन आप उस एयर को सक करते हो तो क्या हो जाता है, उसकी जो दोनों जो साइड्स होती हैं, वॉल्स होती हैं, आपस में चिपक जाती हैं. तो ऐसा ट्रैकिया के में ना हो, उस ट्यूब में ना हो, इसलिए ये किसका बना होता है, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है. अगला पार्ट होता है इसका ब्रोंकाई. A pair of bronchi comes out from the trachea. अब ट्रैकिया जैसे ही खत्म होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. एंड these two bronchi are present transfer into the lungs. They attach to the each lungs. Now bronchioles, branches and sub branches of bronchi inside the lungs are called as bronchioles. Now these branches, you can see these branches, so these branches are called as bronchioles. Now next portion is alveoli. Alveoli are the last end part. अगर आप इसका डायग्राम देखें तो ये जो लास्ट के एंड पार्ट है, और the alveolus is composed of very thin membrane and is the place where blood capillaries open. और ये वो पोर्शन है जहाँ पर ऑक्सीजन मिक्स होता है ब्लड से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फूड में प्रेजेंट था वो फूड के ब्रेकडाउन के थ्रू वापस इट विल बी ट्रांसफर टू द alveoli. The gases exchange take place in alveoli portion. It is the most important line. The exchange of gases in alveoli takes place due to the pressure differential. So this is the complete process related to human respiratory system. So now we are going to discuss about breathing mechanism. Okay, so breathing mechanism is a physical process. इसमें किसी प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होता है, और ये प्रोसेस टोटल दो प्रोसेस से मिलकर बना है. एक हो जाएगा इनहेलेशन और सेकंड विल बी एक्सहेलेशन. ओके, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, वो हम पिछली क्लास में देख चुके थे. इसे क्या कहा गया है, ब्रीदिंग प्रोसेस कहा गया है. तो ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है, द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग इज कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम. डायफ्राम कहाँ होता है, जस्ट लंग्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है. एंड देयर आर इंटरकोस्टल मसल्स आर ऑल्सो देयर. द डायफ्राम मेम्ब्रेन विच सेपरेट द थोरेसिक चैम्बर फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. ओके, तो डायफ्राम क्या होता है, जो सेपरेट करता है थोरेसिक चैम्बर को एब्डोमिनल कैविटी से. व्हेन द लंग्स एक्सपांड, लंग एक्सपांड कब होंगे, जब हमने एयर को इनहेल किया है. ओके, सो एट फर्स्ट व्हाट वी डू, व्हेनेवर वी आर डूइंग इनहेलेशन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लंग्स एक्सपांड होंगे. ओके, सो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड. आई बात समझ में. और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल इंक्रीज, प्रेशर ऑफ एल्वेओलाई विल डिक्रीज एंड एयर मूव्स इन. ओके, सो दैट इज द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग इनहेलेशन. ओके, नाउ when the lungs contract, lungs क्या होगा, सेकंड कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इट मीन्स एयर जो है वो एक्सहेल हो रही है, एयर आर एक्सहेल्ड. At that condition diaphragms will moves up, ribs moves in. Okay, that volume of thoracic cavity will decrease. So such processes will be take place during exhalation. So that is a complete breathing mechanism. Now from this table we can differentiate inhalation and exhalation process. During inhalation, action of diaphragm it will be contract, but during exhalation it will relax. Action of intercostal muscles, internal intercostal muscles will relax and external intercostal muscles will contract, but during exhalation internal costal muscles will be contract but external muscles will be relaxed. Third, volume of thoracic cavity will increase during inhalation, it will be decreased during exhalation.
Air pressure in thoracic cavity will decrease during inhalation, but it will be increased during exhalation. Air is drawn into the thoracic cavity, but air is exhaled from the thoracic cavity during exhalation process. So that is the main difference between inhalation and exhalation process. और ये दोनों process होने के साथ breathing का mechanism complete होता है. Now how the complete process take place? Air is taken in through nostril and the air is filtered while passing through the nostrils by fine hair and mucus that line the passage. Okay, so at first air is taken by the nostril and then it crosses the nasal cavity as well as nasal passage. Now from the nostril, air passes to the throat where rings of cartilage are present to ensure that air passage does not collapse. Air reaches to the lungs from the throat. Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which are, and finally a balloon-like structure is there that is called as alveoli. A network of blood vessels is present in the alveoli. Okay, so during breathing, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. Okay, now the oxygen in the alveolar air is taken by the blood vessels. ये सबसे important line मैं पढ़ रही हूँ जो the oxygen in the alveolar air is taken by the blood vessels. ठीक है, जो alveoli में जो air है वो किसके द्वारा ले ली जाएगी? वो blood vessels के द्वारा ले ली जाएगी. And after releasing the carbon dioxide collect from the cells. अब cells food का क्या हुआ था? breakdown हुआ था और food के breakdown के time क्या रिलीज हुई थी? एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी. और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल्स के थ्रू वापस कहाँ दे दी जाती है? इट विल बी ट्रांसफर इनटू एल्वियोलाई. ये चीज आपको याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर होगी ब्लड वेसल्स को और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसफर होती है एल्वियोलाई को. सो व्हेन वी ब्रीथ इन we lift our ribs and flatten our diaphragm. Already we discussed. And the chest cavity become larger as a result. जब हम inhalation कर रहे हैं, because of this air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. ठीक है. Now the alveoli are surrounded by thin blood vessels which are called as capillaries, which carry the capillaries carrying blood in them. So the oxygen of air diffuses out from the alveoli. alveoli से वो बाहर निकलेंगी and transfer होंगी कहाँ पर? blood में. Again I am describe this. The oxygen is carried by the blood to all the parts of the body. अब ये जो oxygen है वो blood capillaries के through body के सारे parts में transfer होगी. As the blood passes through the tissue of the body, the oxygen present in diffuses into the cell. अब blood जो है जैसे जैसे tissues के पास ट्रांसफर होगा वहां पर वापस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अलग अलग सेल्स में ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन का. The oxygen combines with the digested food present in the cells to release energy. Now अब जो digested food है उससे ऑक्सीजन रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन कंबाइन करती है और एनर्जी रिलीज करती है. Now in this equation या ये जब प्रोसेस चलता है उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट during the respiration process in the cell of the body tissues, and this carbon dioxide diffuses into the blood. और वो blood capillaries के through transfer कहाँ होगी? blood capillaries के through वो transfer होगी alveoli तक. Now blood carries the CO2 back to the lungs and it is diffuses into the alveoli. अब ये कहाँ diffuse होगी? ये alveoli में diffuse होगी. And when we breathe out the air, the diaphragm and muscle attached to the ribs relax, due to which our chest cavity contract and become smaller. This contraction movement of the chest pushes out carbon dioxide from the alveoli of lungs into the trachea, और trachea से वो remove होगी nostril से, and then it go out from the body. The complete process you can understand by this diagram that how gases exchange between alveoli and capillaries take place. At first, as inhalation take place, oxygen comes inside the alveoli और यहाँ पर blood capillaries जो हैं उनके साथ ये diffuse हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये एरिया ऑक्सीजन रिच है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस होगा और ऑक्सीजन का ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा. और यहाँ पे
टिश्यूज सेल्स से जब CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगी तो ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, यहाँ पर इनकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, एल्वुलाई में इसकी मात्रा कम होगी, उस कंडीशन में वापस डिफ्यूजन प्रोसेस के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वुलस में डिफ्यूज हो जाएगी और बाद में नॉस्ट्रिल से ये बॉडी से बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस जो है गैसेस एक्सचेंज का कंप्लीट होता है। ना एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनसफिशिएंट एयर की प्रेजेंस में अगर बर्न किया जाता है किसी कोयले को, तो इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसीलिए कहा भी जाता है कि कोयला जब भी बर्न करते हैं तो उसे एक बंद कमरे में नहीं बर्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की जो क्षमता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है, और उस कंडीशन में ये बॉडी में ज़्यादा जाकर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको रोक देता है, एंड दैट इज़ अ रीज़न कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ओके, सो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड whenever a fuel burn in an insufficient supply of air. For car engine, for example, if coal is burned in a closed space, then a lot of monoxide can be released. Okay, now hemoglobin जो कि हमारा ब्लड में प्रेजेंट होता है, मेन पिगमेंट है, हैज मोर अफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन द ऑक्सीजन. So if carbon monoxide gets inhaled by a person, then this carbon monoxide will bind very strongly with the hemoglobin, जो कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह, और ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट फ्रॉम कैरिंग द ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये रीजन हो सकता है पर्सन की डेथ का। ओके, तो आज हमने बात करी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस टेक प्लेस। बहुत बहुत धन्यवाद।